जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए साथियों, आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जो आपकी वैकेंसी निकली थी उसका री एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और इसी के बीच में हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का स्पेशल क्लास। ठीक, ये आपकी क्लास नंबर 5 है, 6 है। ऑलरेडी हम 5 प्रैक्टिस करा के रखे हैं। आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका पहला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? पहला प्रश्न कहता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। इसको स्वर को उच्चारण करने के लिए किसी और व्यंजन या और भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्पों का चयन करें और विराम चिन्ह में युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, 4 वाक्य कौन से हैं? आपके ये चारों वाक्य हैं। इन 4 वाक्य में आपको विराम का प्रयोग करना है। जैसे मेरी सहेली के पास, ऑप्शन नंबर ए है, मेरी सहेली के पास नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। बी कहता है मेरी सहेली के पास नए नए कपड़े, खिलौने और जूते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। वाक्य तो एक ही है, लेकिन इसमें जो आपके दिया गया है ये सब विराम चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में किए गए हैं यही आपको बताना है। तो इसका जो प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कहा गया मेरी सहेली के पास बहुत नए नए कपड़े हैं, इसमें ये विराम का चिन्ह सही दिया गया। इसमें देखिए, इसमें विराम का चिन्ह नहीं था, इसमें कॉमा है। जहाँ 2 वर्ड रिपीट होते हैं वहाँ कॉमा नहीं लगता, ये वाला चिन्ह लगता है। ठीक है, खिलौने, कपड़े और जूते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित वाक्यों में सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा? संज्ञा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं साथियों? 12, 10, 11 या 9? तो हिंदी में जो होते हैं कुल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कितने? 11 होती है। ठीक है, उन सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिनके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो कुल होते हैं 11 प्रकार के। ठीक है, चलिए जैसे आप, हम, वह, तुम, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 5 कहता है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। क्या कहा है? अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। ठीक है साथियों, अगर बात कर ली जाए कि विशेषण क्या होता है, क्या विशेषण की बात कर ली जाए तो विशेषण आप लोग जानते ही हो। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? विशेषण। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 6 कहता है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 2, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला होता है सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? सकर्मक। और दूसरा कौन सा होता है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, रचना की दृष्टि से क्रिया 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा शब्द क्या है? वाक्य दिए गए है आपका कि वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। इसमें जो ऐसा शब्द है ये क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण, संज्ञा या अव्यय? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 7 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा रीतिवाचक अव्यय है। ठीक है, कौन सा? रीतिवाचक अव्यय है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया करें। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कहता है लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। असंगत शब्द युग्म आपको निकालना है। ठीक है, जैसे श्रीमान श्रीमती, विद्वान विशुद्धि, युवा युवती, दाता या दत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, दाता और दत्री लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म क्या होता है? दाता और दात्री होता है। क्या होता है? दाता और दात्री होता है। ठीक, इसका संगत युग्म। चलिए, और जो आपके शेष बच्चे हैं जैसे श्रीमान श्रीमती, विद्वान विदुषी या युवा युवती, ये सब समान हैं और ये क्या है? असंगत है। और इसका संगत क्या होगा? दाता और दात्री। चलिए प्रश्न नंबर 10 में देखिए, प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या कहता है। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? जो चाय है इसका किस शब्द में कौन सा वचन होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो चाय होती है साथियों वो एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? आपके 4 वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे ज्ञानू सो रहा था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ज्ञानू सोया है या ज्ञानू सो रहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। ज्ञानू सो रहा था इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वाक्य में धूप में चला नहीं जाता भाववाच्य है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? कारक के भेद हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं साथियों? आपको बताना है 5, 6, 7 या 8। तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करक, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? आद्रक का तद्भव क्या है? आद्रक का तद्भव आपका बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अदरक होगा। क्या होगा? अदरक होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अ,
अनु या अन्य, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग होते क्या हैं साथियों? अगर बात कर लिए जाए कि उपसर्ग क्या हैं, उपसर्ग, तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कहाँ जुड़ते हैं साथियों? मूल शब्द के आगे जुड़कर, ठीक है, आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अनुगामी शब्द के में अनु उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ठीक, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो रक्तिमा शब्द में इमा का प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? इमा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे साथियों, तो देखिए रक्त और इमा बराबर क्या होगा? रक्तिमा। ठीक है, तो इसका प्रत्यय क्या होगा? इमा होगा। ठीक है, और प्रत्यय होता क्या है? अगर बात कर ली जाए प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय। ध्यान से देखिएगा, प्रत्यय और उपसर्ग में आगे जुड़ते हैं। उपसर्ग में कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर दें तो क्या कहा जाता है? प्रत्यय। उपसर्ग कहा जाता है। लेकिन प्रत्यय क्या कहता है? इसी का जस्ट अपोजिट। ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देता है? विशेषता ला दे या परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहा जाएगा? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कहता है अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम शब्द क्या है साथियों? तो अनुराग का विलोम शब्द देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं विराग, सुहाग, वियोग या विहंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, विराग होता है। क्या होता है? विराग होता है। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अनय का विपरीतार्थक शब्द। ठीक, तो जैसे आदि, ऊपर, नय, अनंत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अनय का विपरीतार्थक शब्द नय होगा। ठीक है, और वही अगर बात कर लिए जाए आदि का क्या होता है? किसका? आदि का। तो आदि का होता है अंत। ठीक, ऊपर का होता है अंधा। ठीक है, अनद का बात कर ली जाए अध, और आपका नय का अनय। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? विकल्पों में से दिए गए कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें एक वाक्य दिए गया है, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास है, ये रेखांकित किए गए हैं। पास का आपको पर्यायवाची बताना है। निकट, समीप, दूर, सन्निकट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, आप लोग जानते हो पास का पर्यायवाची क्या होता है? दूर। पास का पर्यायवाची शब्द दूर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया है दूर नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं होता है। तो इसका पर्यायवाची शब्द आपका निकट होता है, समीप होता है, सन्निकट होता है, लेकिन दूर नहीं होता है। दूर की बात कर ली जाए, दूर क्या है? दूर इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है, चलिए और भी होते हैं पास का पर्यायवाची शब्द, जैसे निकट, समीप, सन्निकट, करीब, आसपास, नज़दीक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है प्यारे साथियों? आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान से देखा करिए, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
मतलब ढोंग, पाखंड, दर्प, ढकोसला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सी वाला, ठीक है, डर्प। आडंबर का पर्यायवाची डर्प नहीं है। डर्प के पर्यायवाची शब्द अहंकार होते हैं, अभिमान होते हैं, घमंड, जबकि ढोंग, पाखंड तथा ढकोसला आडंबर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थिक शब्द है, गुलाब, बेला, चमेली, रात रानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, बेला। दिए गए शब्दों में बेला अनेकार्थिक शब्द है। बेला शब्द के अर्थ में समय, एक फूल आता है, ठीक है, और बाकी गुलाब, चमेली, रात रानी ये सब आपके फूल ही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो आपका वाक्य दिए गए हैं, परलोक से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है, पुरलौकिक, समलौकिक, पारलौकिक या पारलौकिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पारलौकिक। परलोक से संबंध रखने वाले को कहा जाता है पारलौकिक, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, जिसका मृत्यु न आका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बताइए। जिसका मृत्यु न आका जा सकता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए अमूल्य कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए दोनों मिलकर ए हो जाते हैं तो ये कौन सा स्वर है, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सा, दीर्घ स्वर, वृद्धि, गुण, आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, आपादम मस्तक किस समास का उदाहरण है। कौन सा, आपादम मस्तक, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष या द्विग समास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्विग होगा, ठीक है। चलिए आज अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, स्वस्थ रहने वाले को वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए, या वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, यौवन वह काल है जबकि चरित्र का निर्माण होता है। इसमें अशुद्ध वाक्य आपको निकालने हैं, तो अशुद्ध वाक्य कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, यौवन वह काल है जो चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही साथियों, फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।